सामाजिक विज्ञान में आपका चल रहा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 पे है। सेकंड चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में अब से हमने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं 10 क्वेश्चन। आज हम अगला क्वेश्चन 11वां पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक लिखो बेटा। संगठित क्षेत्रक को लोक कल्याणकारी, संगठित क्षेत्रक को लोक कल्याणकारी, संगठित क्षेत्रक को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? भाई साहब लिखिए लोक कल्याणकारी। ओके, संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? 2 कारण बताइए। संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? 2 कारण बताइए। उत्तर लिखेंगे संगठित क्षेत्रक नंबर 1 डाल के, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे जब वे, या ऐसे लिख सकते हैं संगठित क्षेत्र के कर्मचारी, क्या लिखा है आपने? जब भी लिखा है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी लिखा है? जब वे सेवा निवृत्त होते हैं, रिटायरमेंट, सेवा निवृत्त होते हैं, जब वे सेवा निवृत्त होते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ भी मिलता है। जब वे सेवा निवृत्त होते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ भी मिलता है। यहां तक सब लिख पाए? तो आपका क्वेश्चन था संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा गया है? तो जो संगठित क्षेत्रक है वो कर्मचारी को क्या करता है? अपने कर्मचारियों को रोजगार और सुरक्षा के लाभ प्रदान करता है। रोजगार तो उसे देता है, उसके बाद उन्हें आकस्मिक कोई घटना हो जाती है उनकी, तो उसमें भी सुरक्षा का उनका बीमा होता है, तो सुरक्षा के लाभ भी प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो कर्मचारी, कौन से? संगठित क्षेत्र के, संगठित क्षेत्र के जब कर्मचारी सेवा निवृत्त होते हैं, सेवा निवृत्त का मतलब रिटायरमेंट होते हैं, तो उन्हें क्या मिलती है? पेंशन भी मिलती है। तो पहला पॉइंट था आपका कि कर्मचारियों को क्या मिलता है? रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, और प्लस रोजगार के साथ में और क्या मिलता है? सुरक्षा भी मिलती है। दूसरा है जब वे रिटायरमेंट होते हैं तब उन्हें पेंशन भी। अगला क्वेश्चन लगे असंगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली
कठिनाइयों को लिखिए। मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए। उत्तर लिखेंगे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। उत्तर में लिखेंगे नंबर एक लिखेंगे इसी में। नंबर एक, असंगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में कम वेतन वाला रोजगार मिलता है। कम वेतन वाला रोजगार मिलता है कौमा जो सामान्य रूप से नियमित नहीं होता है। जो सामान्य रूप से नियमित नहीं होता है। सेकंड पॉइंट लगाएंगे असंगठित क्षेत्रक में अतिरिक्त समय में असंगठित क्षेत्रक में अतिरिक्त समय में काम करने बीमारी के कारण अतिरिक्त समय काम करने बीमारी के कारण अवकाश आदि का कोई प्रावधान नहीं होता है। आदि का कोई प्रावधान नहीं होता है। आदि का कोई प्रावधान नहीं होता। तो भैया आपका क्वेश्चन था असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां बताइए। तो सबसे बड़ी कठिनाई यही आती है कि उन्हें क्या है, बहुत कम वेतन मिलता है। चलो बात वेतन तक ठीक थी, लेकिन उनका रोजगार कैसा नहीं होता है, कैसा नहीं होता है, लगातार या नियमित नहीं होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन्हें क्या मिलता है, कम वेतन मिलता है। और काम और जो एक्स्ट्रा काम करने पर जब ये क्या कर देते हैं, अतिरिक्त काम कर देते हैं, उसका कोई वेतन नहीं मिलता है। उसके बाद अगर भी किसी परिस्थिति बस बीमार हो गए या घर में कोई समस्या हो गई तो छुट्टी ले लेते हैं, अवकाश ले लेते हैं, तो उन्हें फिर उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। अब देखो जी, पुरानी सब्जी मंडी के कॉर्नर पर जो मजदूर खड़े रहते हैं, देखे होंगे आपने, नहीं देखे हैं तो मकान बनवाना फिर आप बुलाने जाओगे, आपको तो समझ में आ जाएगा। तो जो मजदूर खड़े रहते हैं वे असंगठित क्षेत्र के, उन्हें एक तो पूरे दिन लगे रहते हैं धूप में, 600 मजदूरी चल रही वर्तमान में, कारीगर के 800 चल रहे होंगे, 1000 चल रहे होंगे। तो वो जो कंडीशन है, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन्हें पैसा भी नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात
कि उनका जो रोजगार है वो क्या नहीं होता है, नियमित नहीं होता है। पता चले किसी दिन बारिश हो गई तो बारिश होने पर क्या करेंगे, उन मजदूरों को कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि मकान पर तो काम चलेगा ही नहीं, तो फिर उस दिन का रोजगार गया। और परिस्थिति बस किसी की समस्या आ गई, बुखार या परिवार में कोई समस्या, तो फिर भी वो इसको मतलब कहाँ नहीं जा सकेंगे, काम पर नहीं जा सकेंगे, तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। बेटा खटपट कौन कर रहा है पेंसिल से? अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वह उपाय बताइए, वह उपाय बताइए जिनसे असंगठित क्षेत्र में, वह उपाय बताइए जिनसे असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सुरक्षा की जा सकती है, श्रमिकों की सुरक्षा की जा सकती है। उत्तर में नंबर 1 लिखेंगे, असंगठित क्षेत्र में सरकार को, असंगठित क्षेत्र में सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए, असंगठित क्षेत्र में सरकार को कुछ नियम बनाने चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, लोगों को उस क्षेत्र में काम करना, लोगों को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए, लोगों को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए जहां काम नियमित हो। कहां पर करना चाहिए काम? नियमित। देखो भैया 600 मिल रहे हैं, 500 ही मिल जाए, लेकिन जब रोजगार अपना प्रत्येक दिन का है तो 30 दिन होते हैं एक महीने में, तो 15,000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन पता चला आपको मिल रहे 600 या 800, और 600-800 मिल रहे लेकिन नियमित नहीं है, तो 15,000 भी नहीं हो पाएंगे महीना में। तो पहला ध्यान यही देना है कि क्या होना चाहिए, काम नियमित होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखे, लोगों को ऐसे क्षेत्र में, लोगों को ऐसे क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, लोगों को ऐसे क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जहां तुरंत भुगतान हो, जहां तुरंत भुगतान हो। तुरंत भुगतान हो और काम की सुरक्षा हो, और काम की सुरक्षा हो। देखो काम कहां करना चाहिए, जहां भुगतान तुरंत हो। माने आपने आज काम किया तो आज के पैसा आज ही मिल जाए तो आपके काम आए कि नहीं आए? पता चले 1 महीना बाद पैसा मिलेगा आपको, 1 महीना काम करने के बाद, और तब तक आप महीना का खर्चा चलाने के लिए दूसरे लोगों से मांग रहे हो कि किसी से किस पर ले रहे हैं, ब्याज पर ले रहे हैं, तो आप घाटे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ऐसी जगह काम करना चाहिए जहां भुगतान तुरंत हो, और लिखा है कि काम की सुरक्षा हो। काम की सुरक्षा का मतलब जोखिम भरा काम नहीं होना चाहिए। पता चले आप कहीं ऐसा कार्य कर रहे हो कि अगर वहां से थोड़ी सी चूक गए तो आपका जीवन खत्म हो जाए, तो ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। जैसे लोग करते हैं, मकानों की पुट्टी करते हैं, पुताई करते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल मकानों की करते हैं कि नहीं, तो वो लटक लटक के करते हैं, तो बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है। तो उसमें मालिक को क्या करना चाहिए, उसको सुरक्षा देनी चाहिए।
सुरक्षा का मतलब होता है उसके लिए बेल्ट, अगर वो चूक भी जाए तो वो लटका रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेचारे की जिंदगी ही चली जाए। तो ऐसी जगह क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। अगला पॉइंट लिखिए, सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकारी अस्पताल, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकारी अस्पताल, अस्पताल तो लिख लेंगे, सरकारी अस्पताल, और राशन की व्यवस्थाएं, और राशन की व्यवस्थाएं, राशन की व्यवस्थाएं सही ढंग से करना चाहिए, राशन की व्यवस्थाएं सही ढंग से करना चाहिए। देखो भैया क्या है कि वो बेचारे वैसे तो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, माने प्रत्येक दिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार को उनके लिए ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उन्हें वो सेवाएं तुरंत मिल जाए। माने उन्हें सबसे ज्यादा मजदूरी काम कर रहे हैं तो बीमार होने की संभावना अधिक होती है, तो अस्पताल में उनके लिए ठीक ठाक से व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक ठाक से इलाज होना चाहिए। दूसरा काम करना चाहिए कि उनका जो राशन की दुकान है, जो खाद्यान्न बोलते हैं, वो भी उनका नियमित मिलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं सोसाइटी बाबू खा जाए उन्हें खाद्यान्न। तो ये सरकार का काम है कि उनके प्रति रवैया अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक के बीच अंतर बताइए। असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक के बीच अंतर बताइए। बेटा एक कॉलम बनाएंगे असंगठित और दूसरा कॉलम बनाएंगे संगठित। असंगठित में बोले नंबर 1, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। उधर लिखें, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। देखो जो असंगठित क्षेत्रक वाले कार्य होते हैं उनका ब्यौरा सरकार के पास नहीं होता है। पंजीकृत का मतलब लिपिबद्ध, उनके पास कोई उसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन जो संगठित क्षेत्रक वाले होते हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा सैलरी दी जाती है, तो उनकी पूरी जानकारी और उनका पूरा विवरण सरकार के पास होता है। आ गया पंजीकृत समझ में। सेकंड पॉइंट, इसमें सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसमें सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है। उधर लिख देंगे पालन किया जाता है। इसमें सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है, उधर लिखेंगे आप इसमें सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। अब बेटा सरकारी नियमों का पालन कैसे नहीं किया जाता है, बता सकता है कोई? हाँ भैया प्रशांत भानु बताइए। अपना नियम खुद बनाते हैं,
अवधि को कैसे बनाते हैं? मजदूरों ने अपना नियम बना लिया है कि 9 बजे काम पे जाएंगे और 5 बजे छुट्टी करते हैं। गवर्नमेंट ने उनको टाइम नहीं दिया है कि आप 9 बजे से 5 बजे तक काम कीजिए। वो उनके खुद के नियम है, वो चाहे सब संगठित होकर के चेंज कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम तो 10 बजे आएंगे 5 बजे छुट्टी करें। तो इसमें सरकार कोई नियम नहीं बनाती। लेकिन जब सरकारी काम होता है वो पंजीबद्ध होता है सरकार के पास, उसमें फिर चीजें फिक्स रहती हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको काम करना हो। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें रोजगार की अवधि, इसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। इसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। उधर क्या लिखेंगे? होती है। लिखिए, इसमें रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है, उधर लिखा होती है। बेटा केवल होती है नहीं, पूरा लिखना है। इसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है। ये वाला पॉइंट आया समझ में? देखो भैया, इसमें कोई अवधि नहीं है कि आप 40 वर्ष तक ही कार्य करेंगे, 50 वर्ष तक करेंगे, 60 वर्ष तक करेंगे, आपकी मर्जी है तब तक करो। कोई अवधि है इसमें? कोई मजदूरी करना चाह रहा है, वो जब उसे आवश्यकता है तो वो कर सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की चीजें होती हैं उसमें अवधि होती है निश्चित कि आप इस पद पर इतने समय तक ही रह सकते हैं, उसके बाद क्या हो जाएंगे? सेवा निवृत्त, रिटायरमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। जब तक आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो आपको काम तो करना ही होगा, है कि नहीं है? एक क्वेश्चन और लिख लू, छोटा सा ही है। क्या? बिल्कुल, और क्या। ये तो असंगठित क्षेत्र है। इसमें तो अपन मजदूरी देखें अपन गांवों में, तो गांव में पहले मजदूरी 300 थी, 400 थी, 500 हो गई। अब उसके बाद पता चलता है कि पड़ोस के गांव में 500 रुपये मजदूरी लग रही है, तुम्हारे गांव में 400 ही लग रही है। तो वहां पर फिर ऐसा होता है कि अगर वस्तु कम है और छाने वाले अधिक है, माने मजदूर अधिक हैं और काम क्या है? कम है, तो फिर क्या होगी? रेट कम होगी, क्योंकि तो मजदूर अधिक है कि नहीं है? और उसके बाद काम अधिक है, मजदूरों की कमी है, तो फिर रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो उसी हिसाब से है। किसी किसी क्षेत्र, माने आपका गांव है तो गांव के पास में अगर मजदूर कोई जनजाति इलाका है या मजदूरों की संख्या अधिक है तो आपको सस्ते दामों पे भी मिल सकते हैं। नहीं पता चले कि जनजाति इलाकों से मजदूरों को मैक्स में भर भर के लाते हैं, उसके बाद छोड़ने भी जाते हैं। लाते हैं कि नहीं? और ये कह रहे हैं भैया 1000 रुपया लेते हैं और पूरा परिवार लेके आते हैं बेचारे। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन, श्रम माने कार्य, विभाजन माने बंटवारा, काम का बंटवारा पढ़ेंगे इसमें अपन। श्रम विभाजन क्या है? उत्तर लिखेंगे, श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण, श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है। श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जिसमें किसी कार्य प्रक्रिया को अनेक कार्यों में, जिसमें किसी कार्य प्रक्रिया को अनेक कार्यों में
विभाजित किया जाता है। अनेक कार्यों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक कार्य एक अलग व्यक्ति, प्रत्येक कार्य एक अलग व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, एक अलग व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। पूर्वनाम लगाएंगे। श्रम विभाजन से कार्य प्रक्रिया में, श्रम विभाजन से कार्य प्रक्रिया में विशेषता आ जाती है। तो अब देखो बेटा, श्रम विभाजन में क्या है? श्रम विभाजन एक आर्थिक प्रक्रिया, आर्थिक माने पैसा, पैसा कमाने की स्थिति है। इसमें अपन क्या करते हैं, कार्य का बंटवारा करके लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, माने पैसे को कमाते हैं। तो श्रम विभाजन एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है जिसमें किसी कार्य प्रक्रिया को अनेक कार्यों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक कार्य एक अलग व्यक्ति या व्यक्तियों समूह द्वारा किया जाता है। देखो भैया, श्रम विभाजन में क्या होता है, कार्य का बंटवारा कर दिया जाता है। कार्य को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। बांटने के बाद श्रम विभाजन से कार्य प्रक्रिया में विशेषता आ जाती है और वो कार्य क्या हो जाता है, समय से पूर्ण हो जाता है। अब देखो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। ऐसे ही एक परिवार है, संयुक्त परिवार। कैसा परिवार? संयुक्त परिवार में दादा दादी और पापा और मम्मी और इनके बच्चे। अब यहां श्रम विभाजन रहेगा। जितने भी बाहर के काम होंगे, कोई भी पैसे कमाने वाली कंडीशन होगी, वो सब पापा करेंगे। इनके पास घर के और किसी काम का भार नहीं रहेगा, केवल बाहर का जो आर्थिक स्थिति हमें मजबूत करनी है, चाहे कोई रोजगार हो इनका या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, ये पापा ही काम करेंगे। उसके बाद मम्मी के ऊपर भार रहेगा कि जो गृहस्थी का काम है घर का, वो मुझे करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ठीक है, और टाइम से बच्चों को खाना वगैरह और परिवार में खाने की व्यवस्था किसका काम है, मम्मी। अब बेटा ये तो दादा और दादी हो चुके हैं, तो इनका तो दो ही काम रह गए। इनकी क्या करना है, बच्चों की देखभाल करना, ठीक है। कोई कहीं गिर ना जाए, कोई कहीं चला ना जाए, सब देखभाल का भार किस पे रहता है, दादा दादी। अगर ऐसे कार्य का बंटवारा है घर में, तो फिर वो कार्य एक अच्छे ढंग से होता है और उससे उस कार्य में क्या आ जाती है, रोचकता आ जाती है। क्योंकि अब सोचो, अब ये तो हो गया संयुक्त। अब एक परिवार ले लेते हैं हम, एकल। कैसा परिवार, एकल परिवार। ये एकल परिवार है और ये कौन सा परिवार था, संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में समस्या हो जाती है। एकल परिवार है तो एकल परिवार में कौन है, दो ही व्यक्ति हैं, पापा और मम्मी। इसके बाद इनके बच्चे। अब देखो यहां दुख क्या है। अभी बच्चे बाजार में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे बाजार में पढ़ रहे हैं तो पापा कमा रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे खेती भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उन्हें पैसा तो एकत्रित करना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो पापा बाहर कमा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, तो ये बच्चों की देखभाल कर ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं है। इसके बाद मम्मी है, तो मम्मी बच्चों की देखभाल कर रही हैं, बाजार में रह रही हैं, लेकिन अब पता चला कि घर पर खेती भी है, तो अब कोई खेती को करने कौन जाएगा।
तो अगर ये इनके साथ में जाती हैं तो फिर ये अकेले रह जाते हैं। और खुदा न खास्ता इनका रोजगार हुआ दोनों का तो फिर बच्चों की देखभाल की समस्या आती है। तो संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, अभी भी है संयुक्त परिवार कुछ, लेकिन आजकल संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं। तो एकल परिवार की सबसे बड़ी समस्या बच्चों की केयर, बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती है ठीक तरीके से। अब बाजार में क्या करती है, दादा दादी को पहुंचा देती हैं बच्चों के साथ में, जाओ तुम बच्चों को पढ़ाओ। आओ ठीक है, वो बेचारे हैं, लेकिन बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते वो ठीक तरीके से। बच्चे होमवर्क टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, मैम ने क्या लिख के दिया है, सर ने क्या लिख के दिया है। आप देखते होंगे जो होमवर्क बच्चा ठीक से नहीं करता है, लिख के नहीं ले जाता है, अक्षरों को ठीक से नहीं बनाता है, तो सर और मैम लिख के देती है नोट डाल के। अब उस नोट को कौन पढ़ेगा बताओ, दादी पढ़ी नहीं या दादाजी हैं वो भी नहीं पढ़े, तो उस नोट का कोई मतलब हुआ वहां? कुछ नहीं। और बच्चा तो बचना ही चाहता है क्योंकि घर पे कोई न देखे। तो इसमें इस हिसाब से क्या होता है कि अगर पढ़े लिखे घर में सदस्य नहीं है उनकी देखभाल करने वाले बच्चों के, तो फिर बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, अभी जाना नहीं है, दुख सुख की नहीं बतलाएंगे।